हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा कि इस हफ्ते के बाज़ार के बाद अगले हफ्ते कैसा रहने की उम्मीद है। देखिएगा, बाज़ार अगले हफ्ते कैसे रह सकते हैं वो चर्चा हम आपके साथ करें तो सबसे पहली बात कि बाज़ार एक तरफा चले हैं, और एक तरफा जब बाज़ार चलते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता है। और एक तरफा बाज़ार थोड़े छोटे पीरियड में चलते हैं तो और ज़्यादा डर लगता है कि जब बाज़ार एकदम एक शॉर्ट पीरियड के अंदर 1 या 1.5 महीने के अंदर ही तकरीबन 20% चल जाए तो ऐसा देखने में मिलता है कि बाज़ार या तो कंसोलिडेट करता है अगर फंडामेंटल्स मजबूत हैं तो। लेकिन अगर फंडामेंटल वीकनेस की तरफ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं और अभी क्रूड ऑयल नीचे की तरफ नहीं आए हैं, तो क्योंकि देखिएगा यहाँ पर वो फंडामेंटल्स जब 15,000 और 16,000 के बीच में बाज़ार था तो बात अलग थी कि भाई ठीक है, वैल्यूशन नीचे है, फंडामेंटल कमज़ोर है। तो फंडामेंटल्स में कोई भी ऐसी इंप्रूवमेंट नहीं आई है, और फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट नहीं आई है लेकिन बाज़ार में इंप्रूवमेंट आ गई है। हालांकि बाज़ार फॉरवर्ड लुकिंग होता है, इस उम्मीद में बाज़ार चलेंगे भाई यूएस के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम गति से बढ़ेंगे। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये शायद एक तरीके से एल्गो ट्रेडर्स का ट्रैप है। और यहाँ पर हमें लगता है कि भाई या तो इस हफ्ते में बाज़ार यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन समाप्त होने के बावजूद वीकेंड तक आप देखेंगे कि एक वीकनेस भी आपको शायद हो सकता है कि बाज़ार अभी थोड़ा और ऊपर खींचे 17,500 तक, 17,400 तक हो सकता है कि इस हफ्ते ट्राई करे, इवन 17,600 तक भी हो सकता है ट्राई कर जाए। लेकिन यहाँ पर अब मैं इस स्थिति में रहूँगा कि वेट एंड वॉच। और बाज़ार जब जहाँ से भी पलटी मारेगा तो वो जब भी पलटी मारेगा बड़ा शार्प होएगा, यानी कि जो भी कैंडल बनेगी वो बड़ी रेड वाली जो कैंडल होगी वो बड़ी शार्प बनेगी। लेकिन जब भी रेड कैंडल शार्प बनती है तो पहले शॉर्ट कवरिंग कराती है, और शॉर्ट कवरिंग आज की डेट में बाज़ार में शॉर्ट सही नहीं। अब सब जो है तेज़ी वाली पोजीशंस हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस बात को देख रहे हैं कि भाई रिटेलर्स ने जैसी तेज़ी बना ली है अब तो इसको कब रिवर्स करना है। तो उसके लिए 2-3 दिन का टाइम अभी हमें लगता है कि और चलेगा। तो अब हमें उम्मीद है कि कंसोलिडेशन हो बाज़ार 17,300 तक, मोस्ट प्रोबेबली 17,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी आएगा। और अगर आप यहाँ से भी अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि बाज़ार ने यहाँ पर भी 17,300 के आसपास या उसके नीचे जो है पहले भी अप्रैल के अंदर जो है काम किया था 10-12 दिन, और उसके बाद बाज़ार क्रैक हुए तो अब उस लेवल के आसपास जाएगा। तो ये जो पोजीशंस थी जिन लोगों की वो, क्योंकि जो बहुत लोग शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा अपना ऑफलोड करेंगे। तो इसी तरीके से ऑफलोड होने के बाद बाज़ार ऊपर की तरफ चलेंगे या नीचे की तरफ, उसमें देखिएगा यूएस मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। लेकिन उससे ज़्यादा हमें ये लगता है कि यहाँ पर ये जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे माल उठाया है, यहाँ पे माल उठाया है, ये ऑफलोड करेंगे और सोशल मीडिया में उस समय अच्छी तेज़ी की बातें हो रही होंगी, और उस समय बेचारा रिटेलर यहाँ पे खूब दब के माल खरीदेगा और एफएनओ में भी शायद लॉन्ग पोजीशन, और फिर ये यहाँ से बाजी पलट देंगे। तो ये हो सकता है कि आपको इस एक्सपायरी में मिले कि ऊपरी लेवल से एकदम शार्प डिक्लाइन है, हो सकता है आपको मंगलवार को मिले, हो सकता है बुधवार को मिले। बट ये पक्का है कि यहाँ पे अब तेज़ी में प्रॉफिट बांध कर जो एक स्टेप, मैं ये नहीं कहता कि एक साथ सारा प्रॉफिट बांध लेना चाहिए, बट धीरे धीरे अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो अब प्रॉफिट बांधने का टाइम आ रहा है। 17,158 पे बंद हुआ बाजार, और यूएस मार्केट से इंडिकेशंस लेते हुए और फिर एशियन मार्केट्स में भी तो सबसे तेज़ी के साथ हम काम कर रहे थे। बैंक निफ्टी में मैंने आपको कहा था देखिए ऊपरी लेवल्स पे तेज़ी बनेगी नहीं, और बैंक निफ्टी में ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ऐसा हुआ भी आज, और जिन्होंने सुबह खुलते के साथ बाजार की तेज़ी के अंदर मंदी बना ली उन्होंने शाम तक अच्छे पैसे बना लिए, और बल्कि 1-1.5 घंटे में ही अच्छे पैसे बन गए थे सुबह जब बाजार खुला। हालांकि जो तेज़ी थी वो रिलायंस, इन्फोसिस, एसबीआई लाइफ और बजाज फाइनेंस के रिजल्ट के बाद बजाज फाइनेंस काफ़ी मजबूत हो गया। एचडीएफसी का रिजल्ट था तो रिजल्ट जो है ठीक आए थे, और एचडीएफसी बैंक में भी उसका इम्पैक्ट मिला क्योंकि वो स्वैप रेशियो के हिसाब से काम कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज, कोटक महिंद्रा, एसबीआई, डिवीज लाइफ, आईटीसी कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी मजबूती के साथ काम कर रही थी, 1303 शेयर्स तेज़ी में थे। और सबसे बड़ा फेवरेट, मैंने आपके साथ बात की थी और स्प्लिट की खबर भी बताई थी, और मैंने खुद भी पोजीशन ली थी, हालांकि मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी एग्जिट कर गया। और टाटा स्टील में अभी देखिएगा पोजीशनली कितना अच्छा पैसा बना है।
तो स्प्लिट के बाद जो है पिछले 10 दिनों के अंदर 20% पैसा जो है इस शेयर्स ने कमा के दिया है। तो ये जब बॉटम के ऊपर एक ब्लू चिप शेयर्स होते हैं तो बॉटम फिशिंग किस तरीके से काम करती है, हालांकि मार्केट ने भी जो है अच्छी डायरेक्शन दी तो यहाँ पे अच्छे पैसे बने। और अभी भी हमें लगता है कि टाटा स्टील हो सकता है कि आपको 120 रुपये तक भी दिखा दे, और जिस तरीके का मोमेंटम था स्टॉक के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो है 118 से 120 रुपये के भाव अगर बाजार की इस तेज़ी के अंदर आपको दिखाता हुआ नजर आया। SBI लाइफ जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी में था, और रिजल्ट का भी इम्पैक्ट देखिए बहुत सारे शेयर्स पर अच्छा हो रहा है, हिंडाल्को, सन फार्मा, HDFC लाइफ। लेकिन मुझे लगता है कि एल्गो ट्रेडर्स हैं जहां पोजीशन तेज़ी मंदी वालों के बीच में फंसी होती हैं, तो मंदी वाले फंसे हुए हैं तो बाजार अभी खींचने लग रहा है। बट रिटेलर्स को ये बात समझनी चाहिए, ये FNO का बाजार है, FNO के बाजार में की वजह से बहुत बार आपको तेजी हो या मंदी देखने के लिए मिलती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को जब बाजार में अत्यधिक मंदी हो जाए, जैसा हमने पीछे आपके साथ चर्चा की थी, उसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए। और जब एक जो है अंधाधुंध जो है तेजी हो जाए तो वहाँ पर जो है अपना प्रॉफिट बांध लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और देखिए प्रॉफिट का कोई अंतर नहीं है कि भाई लिमिट कितनी है, बट एज ए ट्रेडर जो है या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो कि भाई अगर ये भाव आ गया तो मैं बेच दूंगा और प्रॉफिट्स को ट्रेल करते रहो ऊपर की तरफ, या तो ये तरीका होता है, या ये होता है कि स्टैगर्ड मैनर में बेचना शुरू कर दो कि भाई अब इतना आ गया तो थोड़ा सा और बेच देते हैं। अब अगर हम बात करें, आज कोटक महिंद्रा कमज़ोर था, SBI कमज़ोर था, डॉक्टर रेड्डीज़ कमज़ोर था। और अभी एक बात ध्यान रखिएगा, बैंकों किससे संबंधित क्रेडिट पॉलिसी जो है नेक्स्ट वीक के अंदर है, तो वो भी इम्पैक्ट डालेगी, एक वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, ऑप्शंस के प्रीमियम भी कम है, तो वो एक इवेंट की वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम भी आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 37491 यहाँ पे बंद हुआ 37754, और ओपनिंग देखिएगा 37717 पर ओपनिंग थी। ओपनिंग पर गया सीधा, हम ये उम्मीद भी कर रहे थे कि नीचे आएगा, और एक शार्प फॉल आया 37,221 तक। हालांकि हमें लग रहा था कि ये 37,180 तक भी आ जाए, और क्योंकि यहाँ 150 और 180 से एक्सपायरी वाले दिन काफ़ी काम हुआ था, लेकिन बाजार यहीं से बाउंस हो गया और फिर दिन भर कंसोलिडेट करता रहा। और निफ्टी बैंक में भी मुझे थोड़ा सा ओवरबॉट पोजीशंस लग रही है, और 37,800 के आसपास जैसे ही बाजार जाए, हो सकता है कि आपको सोमवार को फिर मिले, तो मुझे लगता है कि वहाँ एक बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि अगर आप लंबे समय में भी देखें, हालांकि ये बाजार बहुत अच्छी तेज़ी कर चुका है, अगर आप लंबे समय में भी देखें तो ये जो एरिया है यहाँ पर भी आपको जिस तरीके से निफ्टी में दिख रहा था, वैसे ही आप देखिएगा 6 ट्रेडिंग सेशंस हुए थे बाजार गिरने से पहले, और जब ये स्टीप फॉल आया था, तो मुझे लगता है कि ये अभी भी जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। और जब यूक्रेन युद्ध की सुगबराहट थी, भाई यूक्रेन रशिया के युद्ध की, तो उस समय पर बाजार जो है तकरीबन इस रेंज में 36,000 37,000 के बीच में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये फॉल आया था, तो अब हमें लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे जो फंसे हुए लोग हैं वो निकलने की कोशिश करेंगे। तो हमें लगता है कि यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि या तो बाजार कंसोलिडेट करे या रिवर्सल भी करे। तो बट यहाँ पे अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका रिवर्सल होता है, मार्केट का रिवर्सल, तो वो बड़ा शार्प होता है। तो हमें लग रहा है कि इस हफ्ते के दौरान एक बार आपको किसी न किसी समय पर ऐसा आभास हो जाए कि शायद या तो कंसोलिडेशन होता रहेगा, या कंसोलिडेशन के अंत में एक डाउन साइड आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बाजार सीधा नीचे आएगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एक नीचे तक 36,800 तक बाजार आ सकता है, और 36,800 को क्लोजली देखिएगा। 36,800 अगर टूटता है तो फिर देखिएगा और सीवियर जो है पेन आ सकता है। और 36,200 और 300 के बीच में मुझे एक बहुत अच्छी सपोर्ट लगती है, जहाँ से अभी जो है स्विंग जो है अपसाइड भी जो है यहाँ से बनी थी। तो नीचे की साइड पर, ऊपर की साइड में आप जाओगे तो 38,400 जो है एक अच्छी रेजिस्टेंस है, जहाँ पर बाजार अगर जाने की कोशिश करते। बट मुझे लगता है कि 37,800 जहाँ पे बाजार आज भी जो है ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो है रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। तेजी जो है अभी बैंक निफ्टी स्टॉक्स में नहीं बनाने का समय, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। देखिए जब मंदी हो रही थी तो मैं आपको बोल रहा था कि भाई ये मंदी जो है तेजी बनाने का काम कर सकते हो आप यहाँ पे। बट अभी ये जो तेजी है इसमें या तो इंतजार करो, देखो बाजार पहले कंसोलिडेट होकर ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, बट इस बीच में कूदना जो है मुझे नहीं लगता कि कोई समझदारी का काम है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब तेजी में थे। SBI, कोटक, PNB, बंधन, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है कमजोरी में थे। एक मेजर बैंक है जिसका रिजल्ट नहीं आया है, SBI, तो बाजार को इसका इंतजार है, और शेयर रिजल्ट से पहले रनअप कर चुका है।
तो कोशिश ये होगी कि अगर अच्छा भी रिजल्ट आएगा तो ऊपरी लेवल पर सेलिंग आ सकती है। बाकी जो सारे शेयर्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ आ गए हैं, तो मुझे अब लगता है बाजार को कंसोलिडेट करना चाहिए, ऊपर या नीचे जाए। नीचे की संभावना भी अब लगती है, कंसोलिडेट होकर 1-2 दिन में कंसोलिडेट होकर नीचे की तरफ जो है डिप मार सकता है बाजार। और इंटरनेशनली अगर कुछ ख़राब आता है तो क्योंकि बाजार ओवरबोट पोजीशन में, और ओवरबोट बाजार के अंदर हमेशा रिस्क होता है कि कोई भी ख़राब न्यूज़ आ गई या बाजार अचानक ना तेज़ी से रिवर्स कर जाए, तो इस बात को जो है मद्देनज़र आपको रखना चाहिए। इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस में ये तेज़ी में थे, बाकी सब मंदी में थे। FIIs देखिएगा नेट बायर हो गए, ये खुशी की खबर है सबके लिए, लेकिन DIIs बैकफुट पे चले गए, बाय नहीं कर रहे, सेल भी नहीं कर रहे। और FIIs के जो इंडेक्स है वो 805 इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किए, स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी कमी कर दी है, तो इसका मतलब ये भी है इस डेटा को देख के कि जो FIIs है वो भी ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। पुट कॉल रेशियो भी 1 के नीचे आ गई है बैंक निफ्टी की, तो ये इंडिकेट कर रही है कि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कमजोरी जल्दी आ सकती है। निफ्टी भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा सकता है, तो मैंने आपको चर्चा में भी बताया कि निफ्टी भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। डाउ जोन्स के अंदर एक अच्छी तेजी 315 पॉइंट की थी, और यहाँ पर हालांकि इस तेजी के अंदर एक जो चीज़ आपने देखी नहीं वो बताता हूँ कि जो लास्ट में जब बाजार बंद होने लगा तो आधे घंटे के दौरान बाजार तकरीबन टॉप लेवल से 90 पॉइंट्स के आसपास की कमजोरी करता है विद इन 20 मिनट्स। तो ये आपने जो है ध्यान से देखनी है कि ये सारी तेजी की पोजीशंस क्या रिवर्स तो नहीं हो जाएंगी, और इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब सोमवार को बाजार खुले तो डाउ जोन्स का फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहा है। अगर फ्यूचर्स 100-200 पॉइंट नीचे माइनस में काम कर रहा हो तो फिर एक संकेत आते हैं कि बाजार अभी कंसोलिडेट करके रिवर्स भी कर सकता है, लेकिन अगर वो मजबूती के साथ खड़ा है तो हमें लगता है कि कंसोलिडेट करेगा। और तेजी जो है निफ्टी में थोड़ी सी हो सकती है। पहले देखिएगा बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, अब मुझे लगता है कि निफ्टी 1-2 सेशन के लिए आउट परफॉर्म करेगा, बैंक निफ्टी शायद अंडर परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आए। ब्रेंट क्रूड भी $104 की तरफ जो है बढ़ चुका है अब, और ये भी जो है एक तरीके से नकारात्मक की स्थिति बनने वाली है कि भाई अगर क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ फिर बढ़ते हैं तो। और अगर बैंक निफ्टी की बात निफ्टी की बात करें तो कॉल राइटर देखिएगा 17,300 पर ऐड हुए हैं, 82,000 कॉन्टैक्ट हो गए टोटल, और 17,200 पे 29,000 71,000, तो यहाँ पे एक अच्छी राइटिंग हुई है। ऐसा नहीं है, मतलब इतने तेज बाजार में भी कॉल राइटर्स ने तकरीबन 70,000 कॉन्टैक्ट 2 पे लिखे, लेकिन 17,100 पे पुट राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव है, तो पुट वाले मान के बैठे हुए 17,100 नहीं तोड़ने देंगे। तो अगर पुट राइटर के एंगल से देखें तो निफ्टी के अंदर पुट राइटर काफ़ी एग्रेसिव है, और ये बता रहे हैं कि भाई टेक्निकली अभी निफ्टी मजबूत है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में जो पुट राइटर्स हैं वो देखिएगा मेन 37,500 की जस्ट स्ट्राइक थी, 43,000 कॉन्टैक्ट्स है एट द मनी पे, 58,000 कॉन्टैक्ट्स टोटल है पुट साइड में। कॉल साइड में 29,000 कॉन्टैक्ट्स लिखे, 68,000 कॉन्टैक्ट्स हैं। यहाँ बराबरी का मामला है, या हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मंदी करने वाले हैं, नहीं कॉल राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 14,000, 5,000 ये सब कॉन्टैक्ट आप मिला के चलिएगा, नीचे की 5 जो प्राइजेज हैं पुट की साइड में, तो इन सब का जो टोटल है वो तकरीबन 60,000 के ऊपर बन रहा है। लेकिन जब कॉल साइड में अगर आप जाओगे तो 37,600, 37,700, 37,800 इन 3 स्ट्राइक के अंदर ही ये वैल्यू 5 स्ट्राइक को क्रॉस कर रही है। तो ये भी इंडिकेट कर रही है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोरी का जो है रुख दिखा रहा है, और हमें लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर 37,800 के आसपास जैसी जाएगा, एक काफ़ी अच्छा चांस है, हमें लग रहा है एक सेलिंग आएगी। तो पहले 37,800 को देखो, इंतज़ार करो, और फिर ये इंतज़ार करो कि क्या बैंक निफ्टी ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। जरूरी नहीं है कि पहले आप कूद जाओ, पहले देखो कि प्राइस एक्शन कहाँ चल रहा है। बट मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर पहले जो है डाउन साइड शुरू होगी, और 1-2 दिन बाद जो है आपको निफ्टी में भी देखने के लिए मिलेगी। तो बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म भी ज़्यादा किया था, अब मुझे लग रहा है ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी बैंक निफ्टी में थोड़ा जल्दी आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीधा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, पहले कंसोलिडेशन देखो कि कंसोलिडेट होकर बाजार गिर रहे हैं या सीधा ही गिरना शुरू हो गए। तो सीधे गिरने की संभावना हमें नहीं लगती, क्योंकि बाजार के अंदर जो अंडरलाइंग है वो अभी काफ़ी मजबूत है, और ऐसी स्थिति में 1 या 2 दिन या इवन 3 दिन तक जो बड़े ट्रेडर्स हैं पहले अपना माल ऑफलोड करते हैं, और जब माल ऑफलोड हो जाता है उसके बाद रिवर्सल होता है। तो अब वो रिवर्सल क्योंकि एकदम तेजी आई है, तो रिवर्सल भी जो है शार्प आया था कल, लेकिन वो पुल बैक कर गया, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट्स पोजीशंस जब निचले लेवल्स पे हैं, क्योंकि शॉर्ट्स तो देखिएगा हैं लेकिन वो इतने नहीं है जैसे पिछले एक्सपायरी में थे। लेकिन ऊपरी लेवल्स पे जैसे ही बाजार नीचे की तरफ आएंगे तो जिन्होंने शॉर्ट्स पिछले हफ्ते या पिछले महीने कैरी किए थे वो लोग अपनी पोजीशंस को थोड़ा थोड़ा हल्का कर लेते, चलो यार लॉस कम हुआ,
या जो है जिन्होंने नए शॉर्ट्स बिल्डअप किए हैं तो वो भी जो है अपना प्रॉफिट काट लेते हैं। तो चांसेस ये हैं कि बाजार के अंदर जैसे ही बाजार नीचे आएगा बार बार जो है आपको पुल बैक देखने के लिए मिलेंगे, और जब वो पुल बैक खत्म हो जाएंगे, जब शॉर्ट्स पोजीशन जो है केवल और केवल इंस्टीट्यूशंस की जो है सबसे ज़्यादा रहेंगी, फिर इंस्टीट्यूशंस फिर बाज़ारों को गिराते हैं। तो कोशिश ये है कि अभी 1-2 दिन तो बाज़ार कंसोलिडेट ही करना चाहिए, हफ्ते के 1-2 दिन, और उसके बाद शायद आपको एक वीकनेस भी देखने के लिए मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि 4 दिन कंसोलिडेशन चले और थर्सडे की जो एक्सपायरी है दोपहर के बाद थोड़ा सा वीकनेस आए और फिर वो फ्राइडे को भी कंटिन्यू रहे। और इसके अलावा इंटरनेशनली जो फंडामेंटल्स हैं वो किस तरीके से चेंज होते हैं उन पर भी आपको नज़र बना के रखनी है। लेकिन कोई भी ट्रेड ले आप FNO में या किसी भी तरीके की डिलीवरी बेस भी ट्रेड ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, उसके बाद ही निवेश करें या उसके बाद ही ट्रेड करें। ये जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पजेज से, और इस एजुकेशन को के माध्यम से आप जो है सीख सकते हैं कि भाई किस तरीके से हमें ट्रेड लेने चाहिए। आप पहले पेपर वर्क करो और जगह से भी अपनी स्टडी लो, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए, और उसके बाद देखिएगा पेपर वर्क करो और पेपर वर्क पे अपने ट्रेड लिख के देखो कि भाई वो ट्रेड सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आपके हिसाब से डायरेक्शन चल रही है नहीं चल रही। और जब भी कभी ट्रेड स्टार्ट करो तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ट्रेड्स की मात्रा थोड़ी सी कम रखो, छोटे वॉल्यूम के साथ ट्रेड लें, और बेशक से आप मतलब जो भी लिमिट आप यूज़ कर सकते हैं उसमें से बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करें। लीवरेज पोजीशंस कम से कम ले, हालांकि FNO में सारी लीवरेज पोजीशंस होती हैं, लेकिन उस लीवरेज के लिए भी पैसा किसी और से उधार लें वो ना करें आप कभी भी, क्योंकि वो बहुत ही रिस्की होता है। तो आज की वीडियो बस केवल यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आज की वीडियो में केवल इतना ही। आपके जो कमेंट्स हैं उनका जो है मैं स्वागत करता हूँ, आप अपने कमेंट्स करिएगा, उनसे जो भी हमें सीख मिलेगी आपके लिए या जो आपके मन में ख्याल चल रहे हैं उनके बारे में हमें पता चल जाता है, जिससे कि हम वीडियो में उन चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।